आज हम आगे के भाग का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आज गुलाम वंश को देखेंगे। और ये क्वेश्चंस भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन, ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो ये सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस है दोस्तों और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, बहुत कम टाइम में हम इसको जल्दी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गुलाम वंश जो है दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। इसमें पहला जो रूलर था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पहला रूलर था, जिसने कहा जाता है कि जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऐबक का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमुखी होता है ऐबक का मतलब। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ऐबक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चंद्रमुखी। और ये जो चंद्रमुखी है इसको किसने दिया था नाम, तो ये दिया था मोहम्मद गौरी ने। तो चलिए आपका आज का पहला पॉइंट हमारा है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था दोस्तों, तो ये था गुलाम वंश जो था ये पहला मुस्लिम राजवंश था। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, तो ये मोहम्मद गौरी का दास था दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो इसने अपनी राजधानी दोस्तों लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था दोस्तों, तो ये करवाया था इसने 24 जून 2006 ईस्वी को। 24 जून 2006 ईस्वी में इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। ये एक ऐसा सुल्तान था, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, और एक ये ऐसा शासक था जिसने कभी गद्दी पर बैठा ही नहीं, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली, तो इसको मुक्ति मिली थी दोस्तों 1208 ईस्वी में। इसको मुक्ति मिली थी 1208 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था दोस्तों, तो ये लाहौर से इसने वहाँ से शुरू किया था संचालन करना। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो इसने शासन किया था 1206 से लेकर 1210, चार साल तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था, तो ये ताजुद्दीन एल्दौज ने संघर्ष किया था। चलिए नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था दोस्तों, तो ये था परमादिदेव थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो लाख बख्श नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना था। इसको लाख बख्श इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान देता था, इस वजह से इसको लाख बख्श कहा गया है। नेक्स्ट है, किसे कुरान खां कहा जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान खां कहा जाता है। नेक्स्ट, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये एक समय जब ये चौगान खेल रहा था घोड़े पर बैठ के, तो ये घोड़े से गिर गया, चौगान या पोलो जिसको बोला जाता है, तो ये घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। चौगान खेलते ही समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी, तो चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक।
चलिए नेक्स्ट, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो ये लाहौर में इसका मकबरा है दोस्तों, लाहौर में इसको दफना दिया गया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक 2010 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना था? तो इसका तत्कालीन उत्तराधिकारी जो दोस्तों बना था, आराम शाह बना था। इसका नाम आराम शाह था। तो इसने अपने आप को उत्तराधिकारी था ये, तो इसने अपने आप को वहाँ का सुल्तान बना दिया। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ था कि बाद में जाके इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी और अब खुद राजगद्दी पे बैठ गया था। तो अब पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या क्या इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे ऊपर के जो पॉइंट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और हम 1 बाय 1 सारी ही पूरे 1 लाख क्वेश्चंस जो हैं कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट ही बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था दोस्तों। इसको प्रथम शासक क्यों माना जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, वो कभी भी सिंहासन पर बैठा ही नहीं और उसने अपने आप को सुल्तान माना ही नहीं, वो ऐसे ही गुलाम बन के ही वो शासन किया करता था। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्ता संपन्न शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश ही था। एक और चीज़ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। याद रखिएगा, पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये आ जाता है क्वेश्चन कि किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो ये आर.पी. त्रिपाठी जी ने माना है। ठीक है। किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा गया है? गुलामों का गुलाम, तो ये इल्तुतमिश को, क्योंकि दोस्तों ये भी इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था? इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था दोस्तों? तो अलबरी जनजाति का तुर्क था। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तान बनने से पहले पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था दोस्तों। गौरी के समय में ऐबक जो था वो बदायूं का सूबेदार था और ऐबक के समय इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था। तो ये सूबेदार जो इल्तुतमिश बदायूं का बनाया गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। अपने राज्यारोपण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो ये इक्ता जो था ये बदायूं का था दोस्तों। बदायूं इक्ता मतलब होता था प्रांत। चलिए नेक्स्ट, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था दोस्तों? तो ये लाहौर से इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश को गौरी ने दास्तां से कब मुक्त किया था दोस्तों? तो ये 1205 ईस्वी से 6 ईस्वी के बीच में खोखरों के विद्रोह के समय उसको मुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था दोस्तों? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था? तो ये इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो ये इल्तुतमिश का वजीर था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया था दोस्तों। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी? जलालुद्दीन मंगबरनी ने। 2021 में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका और सिंध नदी तक पहुंच गया। वह कौन था? तो वह ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था। इसने क्या किया था दोस्तों? आप चंगेज़ खां को जानते ही होंगे। चंगेज़ खां के भाई को इसने जलालुद्दीन मंगबरनी ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद ये इधर भारत की साइड भाग के आया। मंगोल जो रशिया और चाइना के बीच में पड़ता है दोस्तों, पहले मंगोलिया हुआ करता था, तो वहाँ से वो भाग के आया अपनी जान बचाने के लिए। चंगेज़ खान भी पीछे आया और बाद में चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को बोला कि भाई देखो,
मुझसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको मुझे सौंप दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, अन्यथा मैं तुम्हारे पूरे इस साम्राज्य पे अटैक कर दूँगा और इसका विध्वंस कर दूँगा। तो इल्तुतमिश ने उसकी बात मान ली और जलालुद्दीन मंगबरनी को उसके हवाले कर दिया, वो बीच में नहीं पड़ा। चलिए नेक्स्ट, किसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो ये जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते वो वहां पर पहुंचा था। अपने विख्यात नेता चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस वर्ष सिंध नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो 1221 ईस्वी में, 1221 ईस्वी में ये लोग संगठित हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चंगेज़ खान इसी वजह से आया था, उसी का पीछा करते करते कि उसको मारना चाहता था और बाद में उसने उसको मार के फिर अपना वापस लौट गया था, उसकी हत्या कर दी थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के काल में आया था। ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश। हमेशा ये देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो चंगेज़ खान जो था उसका नाम दोस्तों था तैमूचिन। ये याद रखिएगा, चंगेज़ खान का असली नाम जो था वो तैमूचिन था। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज़ खान ने अपना राजदूत भेजा था? तो ये इल्तुतमिश के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। क्यों भेजा था? उस मंगबरनी की वजह से कि भाई उसको मेरे हवाले कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे साम्राज्य पे अटैक कर दूंगा और फिर उसका विध्वंस कर दूंगा। तो इस वजह से इल्तुतमिश ने उसको कुछ भी वहाँ पे कोई भी आपत्ति नहीं किया, उसने उसको हवाले कर दिया और फिर वो चंगेज़ खान वापस चला गया। चलिए नेक्स्ट, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों? तो ये इल्तुतमिश था, इल्तुतमिशी था। किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? तो ये 1229 ईस्वी में दोस्तों, 1229 ईस्वी में। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह कथन किसके लिए है? तो ये इल्तुतमिश के लिए है। चलिए नेक्स्ट, इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? तो ये बगदाद को कहा जाता है दोस्तों। इस्लाम की राजधानी जो है बगदाद को कहा जाता है। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था दोस्तों, खलीफा से। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको मिला था? तो ये इल्तुतमिशी था। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश के बारे में कुछ तथ्य हैं दोस्तों। इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुत्ता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी दोस्तों? तो ये इल्तुतमिशी था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। जिसको पहला सुल्तान अगर माना जाता है तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, किसने कहा था कि भारत में मुस्लिम संप्रभुत्ता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने ये कहा था। नेक्स्ट, सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मुआशिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललायत था। यह कथन किस सुल्तान के विषय में है दोस्तों? तो ये इल्तुतमिश के विषय में है। नेक्स्ट है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से असंभव नहीं है। यह कथन किसका है? इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट है, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली, राजसी दिल्ली यानी या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? तो इल्तुतमिश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो ये रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना ही होगा। उसे इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? तो ये मिन्हाज उस सिराज ने की थी। मिन्हाज उस सिराज ने। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था दोस्तों? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह उत्तराधिकारी उसको बनाया था, लेकिन बैठा ये था। शाह तुर्कान कौन थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं परिजनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता जो थी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, रजिया सुल्तान आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और ये 1 लाख क्वेश्चन की सीरीज़ को दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।